आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। इशू ऑफ शेयर, हेडिंग डालिएगा इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर, ठीक है ना। अच्छा, इस चैप्टर का बैकग्राउंड क्या है पहले ये समझिए। इस चैप्टर का बैकग्राउंड क्या है एक्चुअल में ना, डायरेक्टली जर्नल एंट्री अगर मैं समझाऊंगा, क्योंकि आपको जर्नल एंट्री पास करने के लिए आएगा। जर्नल एंट्री आता हो और कभी कभी बोलता है बैलेंस शीट बना दो, ठीक है। लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्टली जर्नल एंट्री पे जंप करते हैं और चैप्टर का बैकग्राउंड नहीं समझते। एक बार इस चैप्टर का बैकग्राउंड समझ जाओ तो आपको समझ में आएगा एक्चुअल में चैप्टर बना क्यों और इस रियल लाइफ में इस चैप्टर का यूज क्या है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूं, उस एग्जांपल के थ्रू इस चैप्टर का मैं बैकग्राउंड सेट कर रहा हूं। क्या बैकग्राउंड इस चैप्टर का? सपोज सपोज मान लेते हैं ये है मिस्टर एक्स। सुनो ना, ये मिस्टर एक्स है। ये एक सपोज अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। ये अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है। मान लेते हैं इनके कंपनी का नाम है, मान लेते हैं इनके कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड। हेलो, मिस्टर एक्स है, वो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और कंपनी का नाम क्या है? एक्स लिमिटेड। अच्छा, लिमिटेड वर्ड क्यों आया और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड क्यों नहीं लिखे, इसके पीछे डिफरेंस है, बाद में धीरे धीरे समझा दूंगा। फिलहाल जो एग्जांपल दे रहा हूं वही समझो। मिस्टर एक्स है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और कंपनी का नाम क्या रखे हैं? एक्स लिमिटेड। आपको पता है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। तो इनको ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। भाई आप बताओ ना, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल का अमाउंट है 1 लाख रुपया। एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल का अमाउंट कितना है? 1 लाख रुपया या 10 लाख, 1 करोड़, वट एवर। मैं जस्ट कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि इनको कैपिटल का रिक्वायरमेंट है 1 लाख रुपया, ठीक है ना। अभी मिस्टर एक्स के पास 1 लाख रुपया है नहीं, बट ये ऑलरेडी बिजनेस करना चाहते, मतलब ये इनका मन में आ चुका है भैया हमको बिजनेस करना है। तो इन्होंने क्या किया, बोला ठीक है। इन्होंने क्या किया, बोला कि भैया मुझे 1 लाख का रिक्वायरमेंट है। अगर कोई भी इंसान अगर मेरे कंपनी में ओनर बनना चाहता है, कोई भी इंसान अगर मेरे कंपनी में ओनर बनना चाहता है, तो वो 100 रुपया पे करेगा तो वो मेरे कंपनी में क्या बन जाएगा? ओनर। तो अगर मैं 1 लाख को 100 से डिवाइड कर दूं कितना आ जाएगा? 1 लाख को मैं 100 से डिवाइड कर दूं कितना आ जाएगा? 1000। चलो 1 लाख नहीं, 100 नहीं कर, 10 कर देते हैं। इन्होंने क्या किया? 10 कर दिया। उन्होंने क्या बोला, अगर कोई भी इंसान 10 रुपया पे करता है, कोई भी इंसान अगर 10 रुपया पे करता है, मेरी कंपनी का क्या बन जाएगा? ओनर बन जाएगा। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 कितना शेयर आ गया? 10,000 आ गया। इस 10,000 को बोलेंगे 10,000 शेयर्स। इसका मतलब क्या है, कोई भी इंसान अगर 10 रुपया पे करता है तो उसको क्या मिलेगा? एक शेयर मिलेगा और वो कंपनी का क्या बन जाएगा? ओनर बन जाएगा, ठीक है ना। अब 10,000 में से ये जो मिस्टर एक्स है, वो बोलते चलो भाई 100 शेयर मैं ले लूंगा। 100 शेयर किसने सब्सक्राइब कर लिया? मिस्टर एक्स ने। 100 शेयर सब्सक्राइब कर लिया मिस्टर एक्स ने। तो क्या अमाउंट होगा? 100 शेयर। और एक शेयर का दाम कितना है? 10। तो इन्होंने कितना रुपया कंट्रीब्यूट किया? 1000 रुपया कंट्रीब्यूट किया। 100 शेयर मिस्टर एक्स ले लिए, ठीक है। ऐसे करके मिस्टर वाई आते हैं, बोलते भैया ये मिस्टर वाई है, बोलते हम भी 100 शेयर लेंगे। मिस्टर जेड आते हैं, वो बोलते हैं हम भी 100 शेयर लेंगे। ऐसे करके पब्लिक, मतलब कोई 50 ले रहा है, कोई 100 ले रहा है, कोई 200 ले रहा है, कोई 500 ले रहा है। ऐसे करके पब्लिक शेयर क्या कर रही है? परचेज कर रही है। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ? मिस्टर एक्स कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे थे और कंपनी को स्टार्ट करने के लिए चाहिए कैपिटल। क्या मिस्टर एक्स के पास कैपिटल था? आंसर इज नो। तो मिस्टर एक्स ने क्या बोला कि मुझे एक लाख रुपया का जरूरत है। अगर कोई भी इंसान 10 रुपया पे करेगा तो मेरे कंपनी का क्या बन जाएगा? ओनर बन जाएगा। तो 1 लाख को 10 से डिवाइड कर दे, कितना हो गया? 10,000 शेयर, ठीक है ना। इसका मतलब कोई भी 10 रुपया देगा, उसको देंगे एक शेयर और वो कंपनी का क्या बन जाएगा? मेंबर। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया? 100 शेयर खुद लिया। वाई बोलता हम भी 100 लेंगे, जेड बोलता हम भी 100 लेंगे, ठीक है ना।
और आप बताओ ना, जो लोग भी 100 शेयर लेगा इंटू कर देंगे 10, तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1000। इंटू कर देंगे 10,000। मान लेते मिस्टर ए आए, वो मिस्टर, मान लो मिस्टर ए है, ये बोलते भाई हम 20,000 शेयर लेंगे। कितना लेंगे? 20,000 शेयर। तो इंटू कर दो 10, कितना आ जाएगा? 2 लाख। क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि आपने आपको कितना का रिक्वायरमेंट था? 1 लाख का ना। तो आपका नंबर ऑफ शेयर, आपका नंबर ऑफ शेयर आपका अमाउंट रिक्वायरमेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मिस्टर ए को बोले भैया तुमको 20,000 नहीं मिलेगा, तुमको 20,000 नहीं मिलेगा, तुमको उससे कम मिलेगा। तो बोले ठीक है, लेट से मेरे को 1000 दे दो। तो 1000 इंटू 10 करो, कितना आ रहा है? बोलो ना, 1000 इंटू 10 करो, कितना आ रहा है? 10,000। क्या पॉसिबल है? अब पॉसिबल है। तो ऐसे कर करके लोग आ रहे हैं और शेयर परचेस करके, मतलब शेयर लेकर के चले जा रहे हैं। ठीक है ना? तो इश्यू ऑफ शेयर का जो बैकग्राउंड यही है कि आपको पता है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए ह्यूज अमाउंट का कैपिटल है। क्या अकेला एक बंदा वो पूरा का पूरा कैपिटल प्रोवाइड कर पाएगा? आंसर इज नो। तो कंपनी क्या करती है, अपने कैपिटल को डिवाइड कर देती है एक अमाउंट से, और बोलती है कि अगर आपने ये वाला अमाउंट दिया तो आप कंपनी के क्या बन जाएंगे? मेंबर बनाएंगे। उस अमाउंट को अपने बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। तो ये जो कंपनी ने जो डिवाइड किया था 10 से, इस 10 को अपने क्या बोलेंगे? बोलो ना, इस 10 को अपने क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू ऑफ शेयर। ये 1 लाख रुपया कंपनी का जरूरत है, तो इस 1 लाख को क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ कैपिटल। बोले ना, इस 1 लाख को क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो अगर अमाउंट ऑफ कैपिटल को फेस वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ शेयर। क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ शेयर। तो ये चैप्टर हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि इससे ये पता चलेगा कि कितने कितने मेंबर्स जुड़े हैं कंपनी में कुछ अमाउंट पे करके। तभी ये चैप्टर का बैकग्राउंड है। आया बस समझ में? अब एक चीज और समझो, क्या मिस्टर एक्स है या मिस्टर वाई है, मिस्टर जेड है, ये कितना शेयर लिए हैं? 100 शेयर। मिस्टर वाई कितना लिए हैं? 100 शेयर। मिस्टर जेड कितना लिए हैं? 100 शेयर। ठीक है, मिस्टर ए कितना लिए हैं? 1000 शेयर। तो कंपनी, रियल लाइफ में तो कंपनी एक बार में पैसा मांग लेती है। अगर मिस्टर, अब तुम बताओ ना, मिस्टर एक्स और एक्स लिमिटेड क्या दोनों एक है या अलग अलग है? अलग अलग पढ़े ना, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो ये दोनों क्या है? अलग अलग है। तो इस केस में मिस्टर एक्स अगर कंपनी का ओनर बनना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उनको भैया 10 रुपया करके 100 शेयर का पेमेंट करना पड़ेगा। मिस्टर वाई अगर कंपनी का मेंबर बनना चाहते हैं तो 10 रुपया करके 100 शेयर का पेमेंट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आ रहा है, क्या ये एक बार में पेमेंट करेंगे? देखो, रियल लाइफ में तो एक बार पेमेंट होता है, रियल लाइफ में तो एक बार पेमेंट होता है, बट आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर में बोलेगा कि मान लो ये 10 रुपया जो फेस वैल्यू है ना, कंपनी बोलती पहले दो, मान लो 2 रुपया, बाद में देना 3 रुपया, कितना हो गया? 5 हो गया। फिर बाद में देना 2 रुपया, फिर बोलती बाद में दे देना कितना? 3 रुपया। तो जो पहला डिमांड करता है ना, जो पहला अमाउंट डिमांड करता है, इसको अपने बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी। क्या बोलते हैं? शेयर एप्लीकेशन। कंपनी बोल रही है 10 रुपया एक बार में नहीं देना है, कंपनी बोल रही है 10 रुपया एक बार में नहीं देना है, आप पहले 2 रुपया करके दो। ठीक है, तो मिस्टर एक्स ने कितना शेयर लिया था? 100। अरे बोलो ना, मिस्टर एक्स ने कितना शेयर लिया था? 100। एक बार में उनको 10 रुपया नहीं देना है, पर शेयर 2 रुपया करके देना है। तो 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 200। मिस्टर, मान लेते मिस्टर वाई हैं, उन्होंने कितना शेयर लिया था? 100। और कंपनी बोल रही है आपको 10 रुपया एक बार में नहीं देना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके देना है। तो नंबर ऑफ शेयर इंटू पहले कंपनी कितना डिमांड कर रही है? 2 रुपया, तो इंटू कर देंगे 2 रुपया। तो पहला पहला जो अमाउंट डिमांड करता है उसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी। अच्छा, सेकंड वाला जो होता है इसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होता है इसको अपने क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट मनी। ठीक है। थर्ड, जो हमारा जो थर्ड डिमांड होता है कि भैया तीसरी बार पैसा मांग रहे, इसको अपने क्या बोलते हैं? फर्स्ट कॉल मनी। फर्स्ट कॉल मनी। और जो लास्ट में होता है उसको बोलते हैं फंड। कभी कभी सेकंड कॉल मनी भी होता है, ठीक है, और कभी कभी आपका फर्स्ट के बाद डायरेक्टली फाइनल कॉल मनी। मान लो कंपनी बोल रही है नहीं, ये फाइनल कॉल मनी।
फाइनल कॉल मनी। जो पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हैं उस वो ध्यान सुनेंगे। कंपनी एक शेयर के बदले कितना पैसा ले रही है? 10 रुपया। कंपनी बोल रही है ये 10 रुपया आपको एक बार में नहीं देना, पहले आप 2 रुपया करके दो। तो जो फर्स्ट टाइम पैसा मांग रही है तो फर्स्ट टाइम को क्या बोलेंगे? शेयर एप्लीकेशन मनी, फर्स्ट टाइम को। सेकंड टाइम को कंपनी बोल रही है कि सेकंड टाइम आपको देना है 3 रुपया करके। तो जो सेकंड टाइम पैसा मांग रही है तो सेकंड टाइम का नाम क्या होता है? अलॉटमेंट मनी। थर्ड टाइम जो पैसा मांग रही है वो बोल रही है 2 रुपया करके थर्ड टाइम का पेमेंट करो, ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा थर्ड टाइम का नाम? फर्स्ट कॉल मनी। और फोर का नाम क्या हो जाएगा? फाइनल कॉल मनी। आप इन तीनों को ऐड करो, कितना हो जा रहा है? 10 रुपया ऐड हो जा रहा है, ठीक है? ठीक है। अब आपको पता है एक्चुअल में ये नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग है, पर एक्चुअल में ये होते हैं इंस्टॉलमेंट। नाम क्या है? अलग अलग है, बट इसका नाम क्या है? इंस्टॉलमेंट। तो पहला इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? शेयर कॉल मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी। सेकंड इंस्टॉलमेंट नाम है अलॉटमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट फाइनल कॉल। है एक्चुअल में इंस्टॉलमेंट, बट नाम क्या है? अलग अलग है, ठीक है ना? अब एक चीज और यहाँ पे समझो। ये जो कंपनी है ना, ये जो कंपनी है वो इशू कैसे करती है? शेयर इशू कैसे होता है ये समझो। शेयर इशू कैसे होता है पहले ये समझो। कंपनी सबसे पहले कंपनी सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है। कंपनी सबसे पहले क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू करती है। अब प्रोस्पेक्टस में कंपनी क्या करती है? अपने बारे में लिखती है, ठीक है? प्रोस्पेक्टस में ये कंपनी कितना नंबर ऑफ शेयर इशू कर रही है, एक शेयर का प्राइस क्या है, कंपनी जो शेयर इशू किया उसके पीछे पर्पस क्या है। जब भी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है उसमें ये बताती है कि इसके पीछे पर्पस क्या है। देखिए, आप ऐसा नहीं है कि आप पब्लिक से पैसा उठा लिए और पब्लिक को आपने बताया ही नहीं कि आपने किस पर्पस के लिए पैसा उठाया। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो इस बार, आप कंपनी लॉ में प्रोस्पेक्टस चैप्टर होगा तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि प्रोस्पेक्टस होता है, बहुत टाइप के प्रोस्पेक्टस होता है। एब्रिज्ड होते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, ठीक है? एक होता है फाइनल प्रोस्पेक्टस होता है, बहुत टाइप के प्रोस्पेक्टस होते हैं। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, समझे ना? तो कंपनी सबसे पहले क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस इशू करती है। पब्लिक को जो प्रोस्पेक्टस मिलता है ना उसको बोलते हैं एब्रिज प्रोस्पेक्टस। पब्लिक को जो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है उसको अपने क्या बोलते हैं? एब्रिज प्रोस्पेक्टस। इसको बोलते हैं छोटा प्रोस्पेक्टस। छोटा मतलब समरी प्रोस्पेक्टस, जिसमें 3 से 4 पेज में लिखा रहेगा कि कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है, किस एक शेयर का दाम क्या होगा, किस दिन इशू करेगा, और इसके पीछे पर्पस क्या है, ये लिखा रहेगा। साथ ही साथ कंपनी ने पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया था, कंपनी का लास्ट 5 साल से कितना प्रॉफिट है, कितना नुकसान है, कंपनी का डायरेक्टर कौन है, कंपनी के सीईओ कौन है, और लास्ट टाइम ये लिखा रहेगा कंपनी कितना सोसाइटी के लिए क्या क्या करती है। मतलब वो सब लिखा रहेगा, सीएसआर वगैरह सब लिखा रहेगा। मतलब प्रोस्पेक्टस कहने का मतलब एक प्रकार का तारीफ। कंपनी भर भर के अपना तारीफ करती है और उसे बताती है कि हम बहुत बड़ी कंपनी है। और सबसे ज़्यादा फ्रॉड प्रोस्पेक्टस में होता है, क्योंकि अगर आप प्रोस्पेक्टस सुंदर बनाओगे और अच्छा अट्रैक्टिव बनाओगे, और जब पढ़ करके लोगों को लगेगा अरे यार ये तो बड़ी बढ़िया कंपनी है, ये तो सोशल सर्विस कर रही है, ठीक है, ये 5 साल से प्रॉफिट कमा रही है, कभी इसको नुकसान नहीं हुआ, इसका शेयर का दाम डबल पे डबल होवे जा रहा है, तो लोग देख करके पैसा लगा देंगे। तो पूरे इंडिया में मैक्सिमम फ्रॉड कहाँ से होता है? प्रोस्पेक्टस होता है। इसलिए पता है जब प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है तो प्रोस्पेक्टस सबसे पहले आपको आरओसी को देना पड़ता है। पहले आरओसी पढ़ता है, भैया तुम ठीक ठाक लिखे हो नहीं लिखे हो। आरओसी के बाद सेबी पढ़ता है, और कुछ भी अगर प्रोस्पेक्टस में प्रॉब्लम है तो आरओसी और सेबी उसको क्या करता है? ठीक करवाता है, फिर बोलता है पब्लिक पढ़ेगा, उसके बाद ही फ्रॉड हो जाता है। सोचो, आरओसी ने पढ़ा, सेबी ने पढ़ा, उसके बाद भी फ्रॉड हो जाता है। अगर आरओसी सेबी ना पढ़े तो कितना फ्रॉड हो जाए। गवर्नमेंट पढ़ रही है स्टिल फ्रॉड हो जाता है। तो प्रोस्पेक्टस बहुत बड़ा तरीका होता है फ्रॉड करने का। तो कंपनी इशू करती प्रोस्पेक्टस, इसमें ना भर भर के करती तारीफ। एज्यूम कर लो आप सब पब्लिक है और आप सबको मिला प्रोस्पेक्टस। किसका प्रोस्पेक्टस मिला? मान लो एक्स लिमिटेड का किसी का प्रोस्पेक्टस मिला। अब आप पढ़ रहे हैं, एक्स लिमिटेड भर भर के तारीफ किया है कि हाँ कि मेरी कंपनी का बहुत ज़्यादा टर्नओवर है, हमारे कंपनी का जो शेयर है हर साल डबल होता है, हम लोग हमेशा प्रॉफिट कमाते हैं, हम लोग अपने इनकम का 10% सीएसआर करते हैं, टाइम पे गवर्नमेंट का टैक्स पे करते हैं, ठीक है, इंडिया के ग्रोथ में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे कर करके भर भर के तारीफ लिखा है।
तो जब पब्लिक प्रोस्पेक्टस पढ़ेगी ना, उसके बगल वाला पेज, सबसे लास्ट पेज, हेलो, प्रोस्पेक्टस का सबसे लास्ट जो पेज होता है, प्रोस्पेक्टस का जो लास्ट पेज होता है, उसमें लिखा रहता है, पता क्या? एक फॉर्म। बोला अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये फॉर्म भरो। आजकल तो सब ऑनलाइन भी होने लगा है, लेकिन फिजिकली भी होता है। प्रोस्पेक्टस का लास्ट पेज क्या होता है? फॉर्म। फॉर्म में क्या लिखा रहता है? इफ यू आर इंटरेस्टेड देन आप ये फॉर्म सबमिट करो, और जब फॉर्म सबमिट करोगे तो आपको पहला अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये अमाउंट का नाम क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी। अब तुम लोग देखना, जब इश्यू ऑफ शेयर होता है, लोग लॉट लगाते हैं ना, अरे लॉट में पैसा, जब कोई भी चीज एफपीओ वगैरह होता है, आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर, तो लोग डिमांड करते हैं ना, उसमें लॉट में पैसा लगाते हैं। 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट ऐसे करके पैसा लगाते हैं ना। एक्चुअल में वो क्या होता है? वो शेयर एप्लीकेशन मनी होता है। क्या होता है एक्चुअल में? वो शेयर एप्लीकेशन मनी। रीजन क्या है? सुनो, रीजन क्या है। अगर आज मैं बोलूं कि चलो मैं सेमेस्टर 5 पढ़ा रहा हूँ, सेमेस्टर 5 पढ़ा रहा हूँ, तो पूरा कलकत्ता उठ करके पढ़ने आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये बोल दूंगा सेमेस्टर 5 पढ़ाऊंगा, 2,000 रुपया लेके पढ़ाऊंगा, तो वही स्टूडेंट पढ़ने आएगा जो फीस देगा, जिसको इंटरेस्ट वही पढ़ने आएगा। कंपनी क्या बोलती है कि भाई जब तुम ये फॉर्म भरोगे ना, तो तुमको रजिस्टर्ड ऑफिस में जमा करना पड़ेगा, और जब रजिस्टर्ड ऑफिस में जमा करोगे तो पहला इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। मेरा बात समझो, कंपनी पहला इंस्टॉलमेंट क्यों मांगती है? देखो, जिसको सच में कंपनी में इंटरेस्ट है वही पैसा लगाएगा। अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट ना मांगे, अगर कंपनी फॉर्म के साथ में इंस्टॉलमेंट ना मांगे, तो लाखों करोड़ लोग फॉर्म भर के चिपका दे, लाखों करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं। क्या आजकल फॉर्म का प्रिंट आउट होता है कि नहीं होता है? लोग फॉर्म का एज इट इज प्रिंट आउट बनाएंगे और भर भर के चिपका देंगे। तो कंपनी बोलती इतना फॉर्म अगर हमारे पास आ गया, हम तो पढ़ पढ़ के थक जाएंगे। तो कंपनी बोलती ऐसे काम नहीं होगा। आप प्रोस्पेक्टस पढ़िए, लास्ट पेज में क्या है? फॉर्म है। अगर आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ करके लगता है कि हमारी कंपनी वर्थ इट है, हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आप फॉर्म भरिए, और फॉर्म के साथ साथ आपको पहला इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। तो मान लो मैंने सोचा कि मैं 200 शेयर लूंगा, 200 शेयर लूंगा, और पहला इंस्टॉलमेंट का दाम कितना है? 2 रुपया। अरे बोलो ना, पहला इंस्टॉलमेंट का दाम कितना है? 2 रुपया। तो मैं क्या करूंगा, 200 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 400। 400 रुपया, 400 रुपया प्लस फॉर्म। एक हाथ में 400 रुपया और एक हाथ में फॉर्म लेकर कहाँ पहुंच जाऊंगा? कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस। और कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में ये फॉर्म जमा कर दूंगा और 400 रुपया दे दूंगा, और मुझे मिल जाएगा एक स्लिप, पेमेंट का एक स्लिप मिल जाएगा। यह रहा ऑफलाइन। ऑनलाइन प्रोसेस में क्या होता है? वहाँ पे लिंक दिया रहता है, पेमेंट का लिंक दिया रहता है, स्कैनर वगैरह दिया रहता है कि आप वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करिए, फॉर्म भरिए, फॉर्म भर करके पेमेंट का अटैचमेंट करके फिर आप मेल करिए। ऑनलाइन में ऐसे होता है। हाँ आ जाओ। ऑनलाइन में ऐसे होता है, लेकिन आज के टाइम पे ना, देखो ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर बहुत पुराना चैप्टर है। ये कब का चैप्टर पता है? जब रियल लाइफ में, रियल लाइफ में कंपनी पहले शेयर कॉल मंगाती थी, मतलब एप्लीकेशन मंगाती थी, अलॉटमेंट मंगाती थी, फर्स्ट कॉल मंगाती, सेकंड कॉल मंगाती थी, ये रियल लाइफ में। आज के टाइम पे होता ही नहीं है। कंपनी बोलती इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास, एक बार पैसा देना है दो, और नहीं तो तुम्हारे से हजारों लोग हैं, तुम नहीं लोगे तो कोई और ले लेगा। आज के टाइम पे तो इतना, आज के टाइम पे आईपीओ में इतना पैसा लगता है ना कि कंपनी को रिफंड करना पड़ जाता है। तो आज के टाइम पे नहीं है, बट क्या है ना, मतलब ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है ना, इसको पढ़ने के बाद रियल लाइफ में तुम्हारा कोई काम नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, इश्यू ऑफ शेयर जो चैप्टर है, अगर आप इसको पढ़ते हो तो रियल लाइफ में बहुत रेयर इसका काम आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, अलॉटमेंट मनी होता ही नहीं है रियल लाइफ में। वन टाइम में पैसा उठता है, बट क्या चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। हाँ बट एक चीज है, एक चीज है, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस इतना है कि इंटर लेवल तो पढ़ाया जाता है। इंटर लेवल, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथ वैथ का कैलकुलेशन बहुत भयंकर आता है, शेयर फॉर फ्यूचर वगैरह में। हाँ तो वहाँ पे पढ़ोगे तो मजा आएगा। ठीक है ना? इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो सुनो, तो लास्ट पेज, फॉर एग्जांपल मैं इंटरेस्टेड हूँ, सुनो ना, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैंने क्या किया, प्रोस्पेक्टस का लास्ट पेज फिलअप किया, और साथ ही साथ मैंने अमाउंट पे किया, मेरा पहला इंस्टॉलमेंट। पहला इंस्टॉलमेंट कितना था? 2 रुपया करके। तो मेरे को कितना शेयर चाहिए था? 200 शेयर इंटू 2 कितना हो गया? 400।
तो 400 रुपया ले जा करके मैं कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जमा कर दूंगा और ये फॉर्म क्या कर दूंगा, सबमिट कर दूंगा। इसीलिए होता है कि जो पहला इंस्टॉलमेंट होता है, कंपनी पहला इंस्टॉलमेंट मांगती नहीं है, कंपनी मांगती कहाँ से है, अलॉटमेंट से। इसलिए देखना जब भी तुम लोग इश्यू ऑफ शेयर पढ़ा होगा, आ जाइए, कोई है क्या? सुनो ना, तुम लोग जब भी तुम्हारा आई थिंक 11 में होगा, चैप्टर 11 या 12 में होगा, 12 में होगा, तो 12 में तुम्हारे सर पढ़ाए होंगे, जहां भी तुम पढ़ा होगा कि कंपनी डिमांड करती है अलॉटमेंट से, और कॉल्स इन अरियर भी कहाँ होता है, अलॉटमेंट्स होता है। यहाँ पे डिमांड नहीं करती है, पढ़ा होगा। यहाँ पे डिमांड क्यों नहीं करती है, उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि कंपनी बोलती है भैया तुम मेरा प्रोस्पेक्टस पढ़ो। अब प्रोस्पेक्टस में सुनो ना, प्रोस्पेक्टस में कंपनी क्या करती है, अपना तारीफ, और लोग तारीफ पढ़कर हो जाते हैं अट्रैक्ट, और बगल में क्या रहता है, फॉर्म, बगल में क्या रहता है, आ जाओ। तो लेट आया, आप कैसे समझेगा, पहले ही क्लास में लेट आया, चलो यूट्यूब पे डाल देंगे, पढ़ लेना। सुनो ना, कंपनी प्रोस्पेक्टस पढ़ी, क्या हुआ, कंपनी प्रोस्पेक्टस पढ़ा, प्रोस्पेक्टस पढ़ के लोग तारीफ सुने, अट्रैक्ट हो गए, इन्वेस्टमेंट कर दिए, इन्वेस्टमेंट करके पहला इंस्टॉलमेंट जमा हो गया, पहला इंस्टॉलमेंट क्या हो गया, जमा हो गया। समझ में आ रहा ना? तो रियल लाइफ में, एक्चुअल में रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। पुराना जमाना ऑफलाइन था, अभी तो डिजिटल हो गया है, तो डिजिटल में तो सब कुछ ऑनलाइन होता है और एक बार में पैसा आता है। बट पहले के टाइम पे ऐसे ही होता था। और पता है पहले के टाइम पे ये एडवर्टीजमेंट कौन करता है, बताएगा कोई? ये प्रोस्पेक्टस कौन इशू करता है, लाइव स्टूडेंट बताओ तो। स्वाति तुम लोग मत बताना यार, तुम लोग तो पढ़ा है। ये रियल लाइफ में प्रोस्पेक्टस कौन इशू करता है कंपनी का, से भी इशू करेगा। आज आज मोदी जी मेरा प्रचार करेंगे से भी गवर्नमेंट है भाई। नहीं, तुम लोग नाम सुना, मर्चेंट बैंक का नाम सुना है, मर्चेंट बैंक, नहीं सुना? मर्चेंट बैंक का नाम नहीं सुना? अंडर राइटर का नाम सुना है, अंडर राइटर, मतलब तुम लोग कॉर्पोरेट बारे में कुछ नहीं जानता, सॉरी, हम बता रहे। एक होता है मर्चेंट बैंक, मर्चेंट बैंक क्या होता है अरे मुझे लगा भाई अरे मुझे लगा इशू ऑफ चैप्टर तुम लोग पढ़ा है तो पता होगा। अच्छा सुनो ना मर्चेंट बैंक क्यों होता है, काइंड ऑफ मॉल, जैसे अपने मॉल में जाते हैं, सुनो ना, अपने किसी मॉल में जाते हैं तो खाने पीने से लेकर के कपड़े उपड़े सारे सामान मिल जाते हैं, होते हैं ना मॉल वगैरह में, ठीक है, मूवी हॉल से लेकर सब कुछ। मर्चेंट बैंकर क्या बोलता है, सुनो ना, मर्चेंट बैंक बोलता है देखो, मुझे कैपिटल इशू, मुझे शेयर इशू करना है, शेयर इशू करना हलवा है क्या? शेयर इशू करने के लिए ना आपको सिक्योरिटी लॉ का नॉलेज होना चाहिए। सिक्योरिटी लॉ मतलब सेबी, सेबी एलओडीआर बोल के एक एक्ट होता है जब आप इशू करते हैं। पता है आज एक कंपनी को अगर इशू करना है ना तो कम से कम उसके 3 साल का प्रॉफिट होना चाहिए। आपको क्या लगता है 3 साल का प्रॉफिट सारी कंपनी कमा रही है? आज जोमेटो पेटीएम ये सब लॉस मेकिंग कंपनी है, फिर भी ये इनको आईपीओ लाने के लिए ना बहुत टाइम लग गया, पापड़ बेलना पड़ेगा और बहुत भयंकर कानून फॉलो करना पड़ता है। मैं सिंपली तुमको डरवाना नहीं चाहता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, पब्लिक से पैसा उठाने का मतलब आपको बहुत भयंकर कानून फॉलो करना पड़ेगा। और सेबी लॉ सबसे सबसे टफ लॉ होता है पूरे इंडिया में। आप जब कंपनी लॉ पढ़ेंगे ना तो आपको लगा ये मेरा टफ है, कुछ नहीं है, कंपनी लॉ तो हलवा है उसके सामने। जब तुम सिक्योरिटी लॉ, इसलिए पता है सिक्योरिटी लॉ का पढ़ाया जाता है सीए फाइनल में, वो भी इस बार तो ऑप्शन में डाल दिया, बच्चा तो फेल ही होता है सीबी लॉ में। अब जो सीएस पढ़ते हैं, सीएस का एग्जीक्यूटिव पढ़ाया जाता है, और जो लोग सीएमए कर रहे हैं और जो लोग सीए कर रहे हैं उनके फाइनल में पढ़ाया जाता है सेबी लॉ। एक्चुअली कैपिटल लॉ या सिक्योरिटी लॉ बोल के सब्जेक्ट होती है 100 नंबर की, और बहुत भयंकर कानून होता है। आप समझो, एक कंपनी है, मान लो मैं वड़ा पाव बेच रहा हूँ, छोटा मोटा नहीं, बड़ा वड़ा पाव बेचता हूँ, एक प्लेट का दाम 1000 रुपये है, ऐसा वड़ा पाव बेचता हूँ, आया अब सुनो लेकिन आप बताओ, मैं तो दिन भर वड़ा पाव, मोमो, चाट, समोसे ये सब बेच रहा हूँ, मुझे क्या लॉ का नॉलेज है? अब आप बोलोगे सर आपके पास इतना पैसा है, आप एक लॉयर को रख लो। अब अगर मैं एक लॉयर को रखूंगा तो लॉयर, तुमको पता है जो सिक्योरिटी लॉ का जो लॉयर होता है ना अकेले काम नहीं कर पाएगा, उसको भी टीम चाहिए। अब अगर मैं लॉयर को अलग से पेमेंट करूं और उसकी टीम को अलग से पेमेंट करूं तो मेरे को तो नुकसान हो जाएगा। तो बेटर क्या होता है ना, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है वो किसको हायर करती है, एक मर्चेंट बैंक को हायर करती है। कोटक का नाम सुना है, कोटक, कोटक बैंक।
कोटक का वन ऑफ द बैंक का नाम है कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक। कोटक के फ्रेंचाइजीज है कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक। तुम लोग उसका नाम सुना है? अ, अरे वो जो बहुत बोलते रहता है, क्या नाम उसका? सार्क इंडिया में था, पहला सीजन में था, उसको हटा दिया उसको। हाँ, अश्विन ग्रोवर। ग्रोवर क्या नाम है? पहले ना कोटक, अच्छा वो बहुत अजीब इंसान है। कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक में वो 20 साल जॉब किया है। कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक मर्चेंट बैंक है। कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक में पहले जॉब किया, वहां से अच्छा खासा पैसा कमाया। और जो पता है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं ना, उनकी सैलरी बहुत भयंकर होती है। हम तो चाहते तुम लोग इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाए, सैलरी बहुत मतलब करोड़ों में चल जाएगा सैलरी, ऐसा बात नहीं है। इंडिया, हाँ, वही सी एस लॉयर का डिग्री, कोई एक डिग्री ले लो, बन जाओ, क्या दिक्कत है। या एमबीए कर लो, एमबीए इन फाइनेंस, कोटक इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इतना सुना होगा ना, इन्वेस्टमेंट बैंकर, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं ना, वही मर्चेंट बैंकर होते हैं। तो ये जो असनीर ग्रोवर तुम लोग बोला है जो भी है ये वही था पहले, इन्वेस्टमेंट बैंकर ही था। ठीक है, ये क्या करता था, कोटक कोटक में काम करता था, और पूरी जो फाइनेंस की टीम होती थी काम करती थी। उसमें होता क्या सुनो, मान लो मुझे कंपनी शेयर इशू करना, मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं मान लो हायर कर लिया कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक को। तो कोटक इन्वेस्टमेंट को मैंने बोला, सुनो भैया, मुझे ना शेयर इशू करना है, बट मेरे को नॉलेज नहीं है। तो कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक पता क्या बोलता है कि मेरे को बस कमीशन दे दो, हम तुम्हारा काम कर देंगे। अब सोचो, मुझे पब्लिक से क्या उठाना है, पैसा। कैसे उठाना है? शेयर इशू करके। लेकिन मुझे नॉलेज नहीं है कि कैसे पैसा उठाऊंगा। तो मैंने किसको हायर किया? कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर किया, जो कि एक मर्चेंट बैंक है। अब ये जो मर्चेंट बैंक है, बोला तुम्हारे बिहाफ में हम सारा काम कर देंगे। जैसे लॉयर होता है ना, लॉयर क्या बोलता, कोर्ट में हम तुमको रिप्रेजेंट करेंगे, मेरा क्या दे देना, फीस। ऐसे ही कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक क्या, एक मर्चेंट बैंक है। क्या बोला, तुम्हारे तुम्हारे लिए हम पूरा कानून फॉलो कर देंगे, तुम्हारा प्रोस्पेक्टस हम बांटेंगे। ये कंपनी कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक सब काम करती है। बोला तुम्हारे लिए कानून फॉलो कर देंगे, तुम्हारा एडवर्टीजमेंट हम कर देंगे। ठीक है, जब शेयर इश्यू हो जाएगा, पैसा भी हम ही रिसीव कर लेंगे। पैसा जब आता है तो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में आता है, उसको बोलते हैं इस्क्रो बैंक अकाउंट। जब पब्लिक से पैसा आता है शेयर के नाम पे, उसको बोलते हैं सेपरेट बैंक अकाउंट। और सेपरेट बैंक का नाम होता है इस्क्रो बैंक अकाउंट। तो पैसा भी कौन रिसीव कर रहा है? कंपनी ने रिसीव करती है। कौन रिसीव करता है? ये इन्वेस्टमेंट बैंकर रिसीव करता है, लेकिन नाम होगा कंपनी का। होता ना, पीछे में है इन्वेस्टमेंट बैंकर, आगे कौन है? कंपनी। सारा ट्रांजैक्शन किसके नाम पे हो रहा है? कंपनी के नाम पे। पर कर कौन रहा है? इन्वेस्टमेंट बैंकर। और आपको पता, हमारे यहाँ पे एक रूल है, मैं कितना शेयर इशू कर रहा था? बोलो ना, मैं कितना शेयर इशू कर रहा था? 10,000। 10,000 का 90% कितना होता है? 9,000। अगर 9,000 शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, तो मेरा इशू सक्सेस होगा। मैंने 10,000 इशू किया, 10,000 में से अगर 90% शेयर पब्लिक ने परचेज कर लिया, तब माना जाएगा मेरा आईपीओ या एफपीओ सक्सेसफुल है। ठीक है, अब बताओ, एज ए कंपनी मुझे तो हमेशा डाउट रहेगा कि यार पता नहीं 90% बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो मर्चेंट बैंक बोलता है, डरता क्यों, हम है ना। अगर 90% नहीं बिकेगा, तो जो डिफरेंस अमाउंट रहेगा वो हम खरीद लेंगे, और 90% क्या कर देंगे, सक्सेसफुल बना देंगे। तो तुम्हारा एक चैप्टर है अंडर राइटर। अंडर राइटर, तो मर्चेंट बैंक क्या करता है ना, एक अंडर राइटर को हायर कर लेता है। मान लेते हैं हमारा अंडर राइटर है श्रेया। ठीक है, तो हम श्रेया को क्या बोला गया, श्रेया सुन, सक्सेसफुल बनाने के लिए कितना परसेंट चाहिए, 90%। मान लेते हैं पब्लिक ने परचेज किया 80%, तो कितना और चाहिए, 10%। अब ये 10% कौन परचेज कर लेगा, अंडर राइटर परचेज कर लेगा। अब अंडर राइटर जब परचेज करेगा, तो अंडर राइटर का 10%, पब्लिक का कितना हो गया, 80%, मिलाकर कितना हो गया, 90%। जैसे ही 90% हो गया, अब ये मान लिया जाएगा शेयर क्या हो गया, सक्सेसफुल इशू हो चुका है। अब श्रेया क्या बोल रही है, तुम्हारे लिए तो हम रिस्क ले रहे हैं। क्यों रिस्क ले रहे हैं बताऊं? हो सकता है तुम्हारा रेपुटेशन बहुत खराब है, हो सकता है तुम्हारा 20% ही पब्लिक सब्सक्राइब करो। तो 70 में से 20% पब्लिक सब्सक्राइब कर लिया, तो श्रेया को कितना सब्सक्राइब करना पड़ जाएगा, 70%। और 70% सब्सक्राइब करना बहुत बड़ा रिस्क होता है। सब 70%, जब पब्लिक तुम्हारा शेयर नहीं ले रही है, तो क्या भरोसा 70% मैंने ले लिया और तुम कल को डूब गए, मेरा पैसा डूब जाए। इसलिए अंडर राइटर पता क्या बोलता है,
तुम्हारे बिहाफ में शेयर तो हम परचेज करेंगे, हमको साथ में शेयर का दाम भी कम चाहिए और प्लस हम कमीशन मिलेंगे। तो इसीलिए एक चैप्टर बनाया गया अंडर राइटिंग कमीशन, तुम्हारे इसी सिलेबस में पढ़ाऊंगा। तो अब ये जो मर्चेंट बैंक होता है ना, मर्चेंट बैंक सारा काम करेगा, प्रोस्पेक्टस वही बनाएगा, प्रोस्पेक्टस डिस्ट्रीब्यूट करेगा, हर जगह एडवर्टीजमेंट भी मर्चेंट बैंक करेगा। मर्चेंट बैंक के पास अंडर राइटर होते हैं, अंडर राइटर को वही 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 हायर करेगा, कमीशन भी वही देगा। इन सब के बदले मर्चेंट बैंक बोलता मेरा क्या दे दो, फीस दे दो। तो रियल लाइफ में ऐसे होती, कंपनी हायर करती मर्चेंट बैंक, अब मर्चेंट बैंक बोलता भैया अब तुम बैठो, तुम्हारे बिहाफ में सारा काम हम करेंगे। और पता मर्चेंट बैंक सिर्फ इतना ही नहीं करता, लिस्टिंग भी वही करवाता है। जब एक बार शेयर आपने इशू कर दिया, तो जिस भी कंपनी का तुम शेयर परचेज करोगे वो तो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहिए, एनएससी बीएससी में। तो एनएससी और बीएसटी में लिस्टिंग का भी काम कौन करवाता है, मर्चेंट बैंक। और पता है जब कोई भी शेयर लिस्ट होता है, देखना बहुत जल्दी डाउन होता है। देखना कभी रियल लाइफ में कोई भी शेयर अगर लिस्ट होता है तो बहुत जल्दी उसका प्राइस गिरना स्टार्ट होता है, क्योंकि इनिशियली उसका डिमांड कम होता है, इनिशियली डिमांड कम होता। और बहुत लोगों ना लोगों तक भड़का देना, अरे तुम किसका शेयर परचेज कर लिया, डूब जाएगी कंपनी। तो लोग पब्लिक का बात सुन करके ना बेचना स्टार्ट कर देते हैं, तो सप्लाई ज़्यादा होती है और खरीदने वाले कम होते हैं, डिमांड कम होता है। तो तुम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ा है, अगर सप्लाई ज़्यादा होगा डिमांड से, और डिमांड सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो प्राइस भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो शेयर का दाम तुरंत गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो मर्चेंट बैंक पता क्या बोलता है, अगर शेयर का दाम लिस्टिंग के बाद गिरेगा हम उसको स्टेबल कर देंगे। तो मर्चेंट बैंक का जो रोल होता है बहुत भयंकर रोल होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो कमीशन ले रहा है, नहीं, वो तुमको पूरा बैलेंस करके फिर छोड़ेगा। ये रोल होता है मर्चेंट बैंक का। और इंडिया का सबसे बड़ा मर्चेंट बैंक होता है गोल्डमैन सैक्स, ये सबसे बड़ा मर्चेंट बैंक इंडिया का, और ये यूएस कंपनी है, यूएस की कंपनी है। इसका एक इंडियन ब्रांच है। हर एक हर एक सीए, जो लोग सीए का पढ़ाई करते हैं उनका सपना होता है कि मेरा आर्टिकलशिप इसमें लग जाए, गोल्डन मैन सक्स में। जिसका लग गया भाई, बिलीव करो, उनका आर्टिकलशिप में ही 30-40 हज़ार 35 हज़ार कमाना स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्मली आर्टिकलशिप कितना आता है, 4 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार। अरे सीए का आर्टिकलशिप कितना आता है, 5 हज़ार 6 हज़ार 8 हज़ार, बहुत बहुत कोई फॉर्म देता होगा, वीडियो कर कोई कोई देता होगा, सब नहीं देता। अभी भी वही रेट चल रहा है, 5 हज़ार 6 हज़ार चल रहा है। गोल्डन मैन में अगर लग जाएगा ना 25 से 30 हज़ार मिलता है स्टार्टिंग, बढ़िया देता है। इन लोग का मतलब पेमेंट भी अच्छा, आर्टिकलशिप वाले का। इन लोग का ड्रीम है, इन लोग मतलब जो लोग सीए वगैरह पढ़ाई करते हैं उनका ड्रीम होता है कि मेरा भैया आर्टिकलशिप इसमें लग जाए। काम बहुत ज़्यादा, बहुत। ठीक है, समझ गया रियल लाइफ में कैसे होता है। तो अब आप बताओ, इश्यू ऑफ शेयर कौन करता है, इशू करता है कंपनी। पर रियल लाइफ में कौन इशू करता है, मर्चेंट बैंक। नाम है कंपनी का पर इशू कौन करता है, मर्चेंट बैंक। अरे मैं इस चैप्टर का पूरा बैकग्राउंड तुमको समझा रहा हूँ। अभी तक इस चैप्टर में क्या पढ़े हो, सुनो, अभी तक इस चैप्टर में क्या पढ़ो, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ये मिस्टर एक्स है, इनको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कंपनी का नाम क्या है, एक्स लिमिटेड। और इनको कितना पैसे का रिक्वायरमेंट है, 1 लाख रुपया। क्या इनके पास 1 लाख रुपया है, नहीं। तो इन्होंने क्या बोला, कोई बात नहीं है, 1 लाख रुपया को 10 से डिवाइड कर दिए तो कितना शेयर आ गया, 10 हज़ार। अब ये क्या बोल रहे हैं, कोई भी इंसान अगर 10 रुपया पे करेगा तो हम उसको क्या देंगे, एक शेयर देंगे। और जैसे ही उसको एक शेयर मिलेगा वो मेरे कंपनी का क्या हो जाएगा, मेंबर हो जाएगा। तो तो मान लो मिस्टर एक्स ने लिया 100 शेयर, वाई ने लिया 100 शेयर, जेड ने लिया 100 शेयर, मिस्टर ए आए उन्होंने लिया 1000 शेयर, ऐसे करके लोगों ने शेयर ले लिया। ठीक है, अब आप बताओ, क्या ये 10 रुपया कंपनी एक बार मंगाती है क्या, 10। रियल लाइफ में तो एक बार मंगाती है, बट अपना जो चैप्टर है उस चैप्टर में क्या बोलता है कि कंपनी ये 10 रुपया एक बार में नहीं मंगाती है, पार्ट पार्ट मंगाती है, इंस्टॉलमेंट मंगाती है। तो पहला पहला इंस्टॉलमेंट मान लो 2 रुपया का है, सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना है, 3 रुपया, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना है, 2 रुपया, और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना है, 3 रुपया। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नाम क्या होता है, शेयर अप्लीकेशन मनी। सेकंड इंस्टॉलमेंट नाम क्या होता है, अलॉटमेंट मनी। थर्ड का नाम क्या होता है, फर्स्ट कॉल। और फोर्थ का नाम क्या होता है, फाइनल कॉल। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या होते हैं, इंस्टॉलमेंट ही होते हैं। समझ गए ना, ओके। अब आ जाओ, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो क्या इशू करती है, पहले प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का लास्ट पेज में क्या होता है, एक फॉर्म होता है, और इस फॉर्म का नाम होता है ये शेयर एप्लीकेशन फॉर्म। फॉर्म का नाम क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है,
कंपनी बोलती है प्रोस्पेक्टस पढ़ो, अच्छा लगता है तो लास्ट पेज में एक फॉर्म है, फॉर्म को भरो, और फॉर्म जब भरोगे ना वहां पे लिखा रहेगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2 रुपया, मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है, 2 रुपया। आप क्या करोगे, फॉर्म भरोगे, और मान लो मैं 100 शेयर ले रहा हूँ, तो 100 × 2 रुपया कितना हो जाएगा, 200 रुपया। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्म भरूंगा और ये 200 रुपया ले जाकर के कहाँ जमा कर दूंगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस में। पुराने टाइम पे ऐसे ही हुआ करता था, अभी दुनिया बदल गई है, डिजिटलाइज हो गया, तो घर बैठे बैठे हो रहा है। पहले के टाइम पे लोग फॉर्म भरते थे हाथ से, और 200 रुपया का डीडी, डीडी समझता है ना, डिमांड ड्राफ्ट, 200 रुपया का डीडी बना के ले जाते थे और कंपनी में डीडी जमा करते थे और फॉर्म जमा करते थे। हाँ, फिजिकल शेयर मिलता था पहले के टाइम पे, ठीक है ना। यहाँ तक स्टोरी समझ में आया। अब मैं तुमको जर्नल एंट्री समझा रहा हूँ। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ कैपिटल क्या है समझा रहा हूँ। पहले पहले थोड़ा सा जर्नल एंट्री समझो, उसके बाद कुछ थ्योरी है, एक कुछ थ्योरी है वो पढ़ा दूंगा। पहले जर्नल एंट्री समझो। आओ, इसका जर्नल एंट्री समझा रहा हूँ। सुनो, आप लोगों ने क्या किया, मान लेते हम लोग, हम सब पब्लिक हैं, हम लोगों ने क्या किया, प्रोस्पेक्टस पढ़ा, फॉर्म फिलअप किया, पैसा जमा कर दिया। पैसा कौन रिसीव करेगा, बोलो ना। पैसा कहाँ जमा किए, रोड पे या कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। तो एक्चुअल में ना पैसा कैश में नहीं आता, डीडी में आता है, डिमांड ड्राफ्ट में आता है। तो एक्चुअल में कंपनी के बैंक को पैसा आ रहा है, तो कंपनी क्या कर रही है, पैसा रिसीव कर रही है, तो एंट्री क्या होगा, पैसा रिसीव कर रही है, तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। आप बताओ, बैंक एसेट है या लायबिलिटी, बैंक बैलेंस एसेट या लायबिलिटी, एसेट है। एसेट जब भी बढ़ेगा डेबिट से बढ़ेगा। तो जब पब्लिक फॉर्म जमा कर रही है, मतलब पहला इंस्टॉलमेंट जमा कर रही है, तो कंपनी का जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ रहा है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये पैसा किसके नाम पे आया था, ये पैसा आया था इंस्टॉलमेंट के नाम पे, है ना। और इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी। इंस्टॉलमेंट नाम क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, देख भाई लोग ना, अभी मैं थोड़ा सा, बहुत हो सकता है बुरा लगे तुम लोग को, 11 12 में तुम लोग इतना प्रैक्टिस कर लिया कि एंट्री याद हो गया, बट टू बी फ्रेंकली ये एंट्री तुम लोगों ने रट के गया होगा, और 90% उसमें रट के ही जाता है। 100% बता रहा हूँ, हो सकता है 10% तुम लोगों को समझ में आ गया, 90% स्टूडेंट एंट्री रट के जाता है कि पहले एप्लीकेशन में रिसीव करेंगे, बाद में ड्यू का एंट्री मारेंगे, फिर रिसीव का एंट्री मारेंगे। और तुम्हारे टीचर भी समझाएंगे बेटा पहले ड्यू का एंट्री फिर रिसीव का एंट्री। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। तुमके पीछे एक इंटरप्रिटेशन है, वो इंटरप्रिटेशन समझो। लोगों ने क्या किया, पैसा जमा किया तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ा, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ये जो पैसा आया किसके नाम पे आया, इंस्टॉलमेंट के नाम पे आया। और पहला इंस्टॉलमेंट नाम क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट। कुछ कुछ कंपनी पता है, सुनो ना, कुछ कुछ कंपनी है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट से में, कुछ कुछ कंपनी क्या बोलती है, हम रेपुटेटेड कंपनी है। सुनो ना, कुछ कुछ कंपनी क्या बोलती है, हम क्या है, रेपुटेटेड कंपनी है। तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे का डिमांड करती है ना। क्या डिमांड करती है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा। वो जो एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड करती है उसको बोलते हैं सिक्योरिटी मनी, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या हुआ, शांत कैसे हो गया, सुनो। जो कंपनी एक्स्ट्रा पैसा डिमांड करती है उसको क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, अब आप बताओ, सुनो, कंपनी ने पैसा रिसीव कर लिया, सुनो ना, एज्यूम करो कंपनी ने पैसा रिसीव कर लिया। अब बताओ, कंपनी पैसा रिसीव करके बैठ जाएगी, या जिन जिन लोगों का इंस्टॉलमेंट रिसीव किया है कंपनी अब उन लोगों को क्या देगी, शेयर देगी। अब इंटरप्रिटेशन समझ लो, इंटरप्रिटेशन समझ लो। कंपनी बोलती है कि ये वाला इंस्टॉलमेंट जमा करो, तुमको क्या मिलेगा, कैप शेयर मिलेगा। इंटरप्रिटेशन समझो, कंपनी बोलती है कि ये वाला इंस्टॉलमेंट जमा करो, तुमको क्या मिलेगा, शेयर मिलेगा। अब आप बताओ, जो शेयर कैपिटल होता है वो लायबिलिटी होता है या एसेट होता है, कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी होता है, पढ़े हो ना। तो कंपनी बोलती है इंस्टॉलमेंट जमा करो, तुमको शेयर दे देंगे, ठीक है ना। एक चीज बस तुम समझना यहाँ पे,
जब भी कंपनी शेयर अलॉट करेगी तो कंपनी का जो क्या बोलते हैं, कंपनी का जो बेसिकली कैपिटल वो रेज करेगा। जब भी कंपनी शेयर अलॉट करेगी कंपनी, क्योंकि शेयर अलॉट करने से नंबर ऑफ मेंबर बढ़ेंगे, जब नंबर ऑफ मेंबर बढ़ेंगे तो कंपनी का कैपिटल भी क्या होगा, रेज करेगा। आप लोग कंपनी के मेंबर बनोगे तो क्या कंपनी का कैपिटल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो कंपनी बोलती है कि ये वाला पैसा दो और शेयर लेके जाओ। जैसे ही लोगों ने पैसा जमा करा दिया, अब उनको शेयर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अब आप बताओ, स्टार्टिंग में इंटरप्रिटेशन समझना, इसका इंटरप्रिटेशन कंपनी क्या बोलती है, फॉर्म भरो, सुनो फॉर्म भरो, फॉर्म के साथ में पहला इंस्टॉलमेंट जमा करो, क्या मिल जाएगा, कैपिटल मिल जाएगा, यही ना, मतलब शेयर मिल जाएगा। लोगों ने एज इट इज वैसे किया, फॉर्म भरा, इंस्टॉलमेंट जमा किया, इंस्टॉलमेंट जमा किया, और अब बोलता भैया लाओ कैपिटल, क्या लाओ, कैपिटल मतलब लाओ शेयर। अब आप बताओ, जैसे ही इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल गया, तो जब जब तक पैसा नहीं मिला था तो हमारा इंस्टॉलमेंट क्या था, क्रेडिट। जैसे इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल गया तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो एक्चुअल पता क्या है, जब आप पैसा रिसीव करते हो, ध्यान सुनना, जब आप पैसा रिसीव करते हो तो शेयर एप्लीकेशन मनी लायबिलिटी होता है। जब आप पैसा रिसीव करते हो तो शेयर एप्लीकेशन मनी क्या होता है, लायबिलिटी। किसके लिए, कंपनी के लिए। कंपनी बोलती है यार पैसा तो मिल गया है इस इंस्टॉलमेंट के नाम पे, तो ये मेरा लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है, क्योंकि जब आप पैसा रिसीव करते हैं तो आपको शेयर अलॉट करना ही पड़ेगा। तो कंपनी बोलती है अब हम शेयर अलॉट करने जा रहे हैं, तो जैसे ही कंपनी शेयर अलॉट करेगी तो लायबिलिटी रहेगा या लायबिलिटी खत्म हो जाएगा, लायबिलिटी खत्म। लायबिलिटी को खत्म करने के लिए क्रेडिट या डेबिट, लायबिलिटी खत्म करने के लिए ऑलवेज डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी क्रिएट होता है क्रेडिट से और खत्म होता है डेबिट से। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या लेंगे, टू टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल। तो कंपनी बोलती है पैसा जमा करो, जैसे ही कंपनी के अकाउंट में पैसा आया और इस इंस्टॉलमेंट के नाम पे आया, तो कंपनी के लिए ये इंस्टॉलमेंट क्या हो गया, लायबिलिटी। अब कंपनी ने पैसा रिसीव किया तो कंपनी को शेयर देना ही पड़ेगा। तो कंपनी अब अपने लायबिलिटी खत्म कर रही है, तो कैसे खत्म करेगी, शेयर अलॉट करके। तो जब शेयर अलॉट करेगा तो शेयर क्या होता है, लायबिलिटी। लायबिलिटी को हमेशा कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। और जैसे ही कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिया तो ये जो लायबिलिटी स्टैंड हुआ था, ये लायबिलिटी खत्म। तो लायबिलिटी खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। ये एक्चुअल में इंटरप्रिटेशन है, अब समझा। अब इसको लोग रट लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये रट लिए। पर इंटरप्रिटेशन ये है कि बैंक को पैसा जमा करो, इस इंस्टॉलमेंट के नाम पे मिलेगा कैपिटल। जैसे ही पब्लिक ने जमा करवा दिया तो ये इंस्टॉलमेंट क्या बन गया, लायबिलिटी। कंपनी बोलती है यार पैसा तो मिल गया, अब तो शेयर देना पड़ेगा। तो जैसे ही शेयर देंगे तो कंपनी का जो कैपिटल वो रेज करेगा। तो कैपिटल जब भी रेज करेगा लायबिलिटी बढ़ेगा, लायबिलिटी कब बढ़ेगा, क्रेडिट से बढ़ेगा। तो टू शेयर कैपिटल, तो कंपनी ने शेयर तो इशू कर दिया तो लायबिलिटी भी क्या हो गया, खत्म हो गया। लायबिलिटी खत्म करने के लिए डेबिट। अब आते तीसरा एंट्री, तीसरा एंट्री, पहला इंस्टॉलमेंट तो कंपनी मांगती नहीं है, लेकिन जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है ये वाला, कंपनी का क्या करती है, डिमांड करती है। मान लो 2 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद कंपनी डिमांड कर रही है, अलॉटमेंट बनी। अब कंपनी डिमांड कर रही है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, कंपनी बोल रही है ये वाला इंस्टॉलमेंट, सुनो ना, ये वाला इंस्टॉलमेंट पे करो, कैपिटल बढ़ जाएगा। कंपनी क्या बोलती है, ये वाला इंस्टॉलमेंट पे करो, ये वाला इंस्टॉलमेंट पे करो, कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आप बताओ, कंपनी इस इंस्टॉलमेंट नाम पे पैसा मांग रही है। आप जिसके नाम पे पैसा मांगते हो आपके लिए वो एसेट होता है या लायबिलिटी होता है, बोलो ना, बोलो ना। आप जिसके नाम पे पैसा मांगते हो आपके लिए क्या होता है, एसेट होता है ना। आप जिसके नाम पे पैसा मांगते हो क्या होता है, एसेट होता है। तो कंपनी बोल रही है अलॉटमेंट मनी जमा करो, तुम्हारा कैपिटल 3 रुपये से बढ़ जाएगा। क्योंकि पहला पहला कितना रुपया था, 2 रुपया, सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना है, 3 रुपया। तो अभी तुम्हारा कैपिटल 2 रुपया से बढ़ा है,
लेकिन जैसे ही तुम अलॉटमेंट मनी पे करोगे तुम्हारा कैपिटल 3 रुपया से और बढ़ जाएगा, तो टोटल तुम्हारा कैपिटल कितना हो जाएगा? 5 रुपया हो जाएगा, है ना। फेस वैल्यू कितना था? 10, 10 में कितना हो जाएगा? 5। अब इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन क्या है? कंपनी बोलती है ये इंस्टॉलमेंट जमा करो, तुम्हारा कैपिटल बढ़ जाएगा। तो कंपनी के लिए ये वाला इंस्टॉलमेंट क्या है? एसेट है। कंपनी के लिए वाला इंस्टॉलमेंट क्या है? एसेट है। तो एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कंपनी क्या बोलती है? ये वाला इंस्टॉलमेंट पे करो, तुम्हारा कैपिटल बढ़ जाएगा। और कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? कैपिटल बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसी को आपके टीचर क्या बोलते हैं बेटा? पहले ड्यू का एंट्री मारोगे। इसी को आपके टीचर क्या बोलते हैं? ड्यू का एंट्री। एक्चुअल में ड्यू का एंट्री नहीं होता है, कंपनी डिमांड कर रही है। और जब कंपनी डिमांड करती है उसमें बकायदा बोलती है कि ये वाला पैसा जमा करोगे ना तो तुम्हारा कैपिटल क्या होगा? रेज करेगा। तो जिसके नाम पे पैसा मांग रही है वो कंपनी के लिए क्या है? एसेट। तो जितने भी इंस्टॉलमेंट है ना वो कंपनी के लिए एसेट है। और एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। तो एंट्री क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बिकॉज वो एसेट है। जब आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो कैपिटल बढ़ जाएगा, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आपने तो मांगा, तो आप बताओ जितने भी इंटरेस्टेड शेयर होल्डर है वो तो पैसा देंगे, है ना। क्या सारे लोग पैसा दे देंगे? हो सकता है कुछ ऐसे लोग निकम्मा टाइप का लोग पैसा नहीं देगा, बोलेगा ठीक है जाओ 2 रुपया दे देते दिया, अब बाकी पैसा नहीं देंगे। तो कुछ लोग पैसा देंगे और कुछ लोग पैसा नहीं देंगे। जो लोग पैसा नहीं देंगे उनके लिए एक नाम रखेंगे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ठीक है ना। अच्छा, कंपनी पैसा मांग रही है, सुनो ना, कंपनी पैसा मांग रही है तो अब लोग पेमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। कंपनी ने क्या बोला था? ये वाला इंस्टॉलमेंट जमा करो, कैपिटल बढ़ जाएगा। लोगों ने पेमेंट करना स्टार्ट किया, तो जब पेमेंट करना स्टार्ट करेगा तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या सारे लोग पेमेंट कर देंगे? जो लोग पेमेंट करेंगे उनका पैसा आएगा बैंक में। मान लेते हैं कि 10,000 में से 1,000 ऐसे थे, 10,000 शेयर होल्डर में से 1,000 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। अगर 1,000 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया तो कंपनी ये नहीं मांगती है कि वो सच में निकम्मा हो गए। कंपनी बोलती कोई बात नहीं है, इस बार नहीं दिया है तो नेक्स्ट टाइम दे देगा। अगर ये वाला इंस्टॉलमेंट में अमाउंट नहीं पे किया है तो नेक्स्ट टाइम दे देगा। तो कंपनी के लिए जो जो लोग 10,000 में से 9,000 ने पेमेंट किया उनका पैसा कहाँ आ गया? बैंक में आ गया। जो 1,000 लोगों ने पेमेंट नहीं किया वो कंपनी के लिए क्या है? रिसीवेबल है। ध्यान सुनिएगा, वो कंपनी के लिए क्या है? रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब आज पैसा नहीं मिला है पर उम्मीद है वो, आज बताओ लोग बैंक का ईएमआई बैंक का जो ईएमआई है, क्या सब लोग टाइम पे पेमेंट करते हैं क्या? अरे बोलो ना, क्या बैंक का ईएमआई सब लोग क्या टाइम पे पेमेंट करते हैं? नहीं करते हैं। तो बैंक वाला क्या करता है? उम्मीद हार जाता है। बैंक वाला बोलता कोई बात नहीं है, इस बार ईएमआई तुम नहीं दिए हो, नेक्स्ट टाइम जो ईएमआई दोगे तो पुराना वाला भी दे देना और जो न्यू मंथ का वो भी दे देना। तो दोनों ऐड करके बिल आ जाता है घर पे। आता है कि नहीं आता है? ऐसा थोड़ी होता है बैंक वाला कि भैया तुम पैसा नहीं दिए, चलो चलो तुम्हारा अकाउंट खत्म करते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो कंपनी भी यही सेम बात बोलती है। कंपनी बोलती है कि जो 1,000 लोगों ने पैसा नहीं दिया कोई बात नहीं है, जब सेकंड इंस्टॉलमेंट सॉरी जब मैं थर्ड इंस्टॉलमेंट का डिमांड करूंगा तो वो थर्ड इंस्टॉलमेंट में पैसा थर्ड का भी आएगा और साथ ही साथ सेकंड वाले का भी आएगा। तो आप बताओ ये 1,000 लोग मेरे लिए क्या है? रिसीवेबल है, एसेट ही होगा। रिसीवेबल क्या होता है? एसेट होता है। तो लेकिन याद रखना इन निकम्मा लोग का नाम क्या होगा? CIA, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ठीक है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट मैं लिख दे रहा हूं उसको। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। याद रखिए ये रिसीवेबल होते हैं। ये क्या होते हैं? रिसीवेबल। कंपनी को उम्मीद है कि ये निकम्मा लोग सही हो जाएगा, ये जो लोग पैसा नहीं दिए हैं ये फ्यूचर में पैसा दे देंगे। दैट इज वाई कंपनी इनको एसेट मान के चलती है। अच्छा, कंपनी ने किसके नाम पे पैसा मांगा था? शेयर अलॉटमेंट के नाम पे। तो कुछ लोगों ने दिया और कुछ लोगों ने नहीं दिया। जो दिया उसको क्या बोलेंगे? बैंक।
जो नहीं दिया उसको क्या बोलेंगे, कॉल्स इन अरियर। लेकिन पैसा तो आ गया, तो जब पैसा आ गया तो आपने इसके नाम पे पैसा मांगा था, पैसा आ चुका है। जब मांगा था डेबिट, अब आ चुका है तो क्रेडिट। मांगा था तो डेबिट, अब उसके नाम पे पैसा आ चुका है तो इसको खत्म करना पड़ेगा। खत्म करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नहीं, खत्म हो गया ना। जब मांगे थे तब तो एसेट था, अब पैसा मिल चुका है, अब तो खत्म करना पड़ेगा, तो खत्म करने के लिए क्रेडिट। मांगने से डेबिट था, खत्म करने से क्रेडिट। अच्छा, अब आ जाओ पांचवा एंट्री। पांचवा एंट्री आ जाओ। कंपनी को ये वाला पैसा मिल गया और ये वाला पैसा मिल गया। अब कंपनी कौन सा डिमांड करेगी, अरे बोलो ना, कंपनी कौन सा डिमांड करेगी, फर्स्ट कॉल मनी। कंपनी का इंटरप्रिटेशन क्या है, ये वाला इंस्टॉलमेंट पे करो, तुम्हारा कैपिटल 2 रुपये से बढ़ जाएगा, है ना। तो कंपनी के लिए क्या है ये, कंपनी के लिए क्या है, एसेट। एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट। तो एंट्री क्या होगा, फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट डेबिट। सुनो ना, फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट डेबिट। अगर इसके नाम पे पैसा आता है तो आपका कैपिटल बढ़ेगा, तो फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो क्या पांचवा एंट्री। फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, आपने इसके नाम पे पैसा मांगा था तो पैसा तो आएगा, पर क्या सब लोग दे देंगे, कुछ लोग नहीं देंगे। जो कुछ लोग नहीं देंगे, कंपनी का उम्मीद है आज नहीं कल तो दे ही देंगे, दैट इज कॉल्ड रिसीवेबल, और उसका नाम क्या देंगे, कॉल्स इन अरियर। अच्छा, जो लोग पैसा देंगे उससे कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और जब भी बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट से बढ़ेगा, बिकॉज बैंक क्या होता है, एसेट होता है। तो बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट। जो लोग नहीं दिए उनका नाम क्या होगा, कॉल्स इन अरियर, यही ना, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू, आपने किसके नाम पे पैसा मांगा था, फर्स्ट कॉल मनी के नाम पे पैसा मांगा था। जब आपने पैसा रिसीव कर लिया तो ये इंस्टॉलमेंट खत्म होना चाहिए, तो इस इंस्टॉलमेंट को खत्म करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। जब पैसा मांगा था तो डेबिट, अब पैसा आ चुका है तो इंस्टॉलमेंट खत्म करना है, खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो टू कर देंगे फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट। अरे समझ पा रहा है मेरा बात, तुम लोग समझ रहा है पीछे, शिवांगी, लाइव स्टूडेंट, तुम लोग को समझ में आ रहा है, टेक्स्ट भी कर सकते हो तुम लोग। हाँ, चीज 10-12 लोग हैं। क्या हुआ, सौविक बोल रहा है यस सर, बाकी लोग समझ में आ रहा है, यस सर यस सर, ओके ओके ओके, ठीक है, चैट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। चलो आ जाओ 7 नंबर, लास्ट वाला क्या है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, सबका यस आ रहा है। लास्ट वाला कौन सा अमाउंट, कौन सा इंस्टॉलमेंट बचा हुआ है, फाइनल कॉल। तो कंपनी के लिए क्या है ये फाइनल कॉल, एसेट। ये क्या है कंपनी के लिए, एसेट। अच्छा, इसका इंटरप्रिटेशन बताओ ना, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, कंपनी क्या बोल रही है, ये वाला इंस्टॉलमेंट पे करो और तुम्हारा कैपिटल बढ़ जाएगा। तो एंट्री क्या होगा, एसेट, एंट्री होगा एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एक्चुअल में एंट्री यही होगा। और एसेट का नाम क्या है, फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने इसके नाम पे पैसा मांगा है तो पैसा तो आएगा ही आएगा, जो पैसा आएगा उससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या सब लोग पैसा दे देगा, कुछ लोग पैसा नहीं देंगे, तो सुनो, जो पैसा नहीं देगा, जो पैसा नहीं देगा उसको क्या बोलेंगे, कॉल्स इन अरियर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, सुनना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ तक पेमेंट बराबर करते हैं और लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट नहीं देते हैं। ऐसा करके सम्स आता है, बताऊंगा। तो सुनो, कुछ जो लोगों ने पैसा दिया वो आएगा बैंक में,
और जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया, कंपनी उम्मीद रखी है कोई बात नहीं आज नहीं तो कल देगा, उसको अपने क्या बोलेंगे, कॉल्स इन अरियर। और ये कॉल्स इन अरियर कौन सा अकाउंट होता है, रिसीवेबल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, रिसीवेबल, मतलब फ्यूचर में पैसा मिलेगा, और रिसीवेबल हमेशा क्या होता है, एसेट होते हैं। तो कॉल्स इन अकाउंट डेबिट। आपने किसके नाम पे पैसा मांगा था, फाइनल कॉल, पैसा मिल चुका है, जब मांगा था तो डेबिट, पैसा आ चुका है तो क्रेडिट। ठीक है ना। अच्छा, फॉर फ्यूचर क्या होता है नेक्स्ट क्लास समझेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं, पहला दिन इतना नहीं, अभी तुम लोग बस एंट्री समझो। नेक्स्ट एंट्री क्या है, सुनो एंट्री। अब इसका क्रक्स क्या निकला, सुनो क्रक्स क्या निकला, इसका ना दो ही एंट्री है, ध्यान सुनना। इसका टोटल दो नहीं तीन एंट्री है, ध्यान सुनो, तीन एंट्री है। जो पहला एंट्री होता है, जो पहला एंट्री, जो फर्स्ट एंट्री होता है, क्या कंपनी वहां पे डिमांड करती है, पहला एंट्री में कंपनी डिमांड नहीं करती है, एकदम रियल समझो। कंपनी बोलती है प्रोस्पेक्टस पढ़ो, फॉर्म भरो, और पहला इंस्टॉलमेंट जमा करो। तो कंपनी को ना पहले ही पैसा मिल जाता है, डिमांड होता है सेकंड इंस्टॉलमेंट से, तो कंपनी को पहले ही पैसा मिल जाता है। तो जब कंपनी को पैसा मिल जाता है तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसा किसके नाम पे मिला है, इंस्टॉलमेंट के नाम मिलेगा। तो मैं यहाँ पे पता क्या लिखूंगा, इंस्टॉलमेंट अकाउंट, मैं क्या लिखूंगा, इंस्टॉलमेंट अकाउंट, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अकाउंट। ठीक है। अब जैसे ही इंस्टॉलमेंट मिला, जैसे ही इंस्टॉलमेंट मिला, कंपनी के लिए लायबिलिटी, जैसे इंस्टॉलमेंट कंपनी के लिए क्या हो गया, लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी, क्योंकि कंपनी ने बोला था कि अगर इंस्टॉलमेंट जमा करोगे तो क्या देंगे, शेयर्स देंगे। तो कंपनी को पैसा मिल गया। तो अब आप बताओ, आपने अगर किसी को वादा किया है कि तुम पैसा दोगे तो तुमको क्या देंगे, शेयर्स। तो पैसा तुमको मिल चुका है तो तुम्हारे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। तो अब आपको अपना लायबिलिटी क्या करना है, खत्म करना है। तो लायबिलिटी खत्म करने के लिए इंस्टॉलमेंट आया था, देखो ना इंस्टॉलमेंट क्या था, क्रेडिट। खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अगर आपने एक्स्ट्रा पैसा मांगा होगा तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। एसपी मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम। बहुत सारी रेपुटेटेड कंपनी होती हैं, बोलती 10 रुपया फेस वैल्यू है ना, 2 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे। वो जो 2 रुपया एक्स्ट्रा लिया उसको अपने बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। समझ रहे हो मेरी बात, ओके। अब तीसरा एंट्री समझो, ये था पहला एंट्री, ये था दूसरा एंट्री, तीसरा एंट्री। तीसरा एंट्री में कंपनी क्या कर रही है, डिमांड कर रही है। तीसरा एंट्री से कंपनी क्या करती है, डिमांड करती है। डिमांड कैसे करती है, ये इंस्टॉलमेंट पे करो कैपिटल बढ़ जाएगा। लैंग्वेज सुनना, इंस्टॉलमेंट पे करो कैपिटल बढ़ जाएगा। अगर इंस्टॉलमेंट पे करते हो तो एंट्री क्या होगा, इंस्टॉलमेंट पे करते हो एंट्री क्या होगा, इंस्टॉलमेंट क्या एसेट, तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इंटरप्रिटेशन क्या है, इंस्टॉलमेंट पे करो कैपिटल बढ़ जाएगा। अब आप डिमांड कर रहे हो, तो जब आप डिमांड कर रहे हो तो ऑब्वियसली इस डिमांड का रिस्पांस तो आएगा। अरे बोलो ना, आपने डिमांड किया तो आपको रिस्पांस तो आएगा। रिस्पांस में क्या आएगा, ईंटा पत्थर क्या आएगा, पैसा आएगा ना। पैसा कहाँ आएगा, कंपनी के बैंक में आएगा। तो जैसे ही बैंक में पैसा आया तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या सब लोग पैसा दे देगा, कुछ होंगे जो पैसा नहीं देंगे, तो क्या कंपनी उम्मीद छोड़ देगी। तुम लोग भी माँ बाप सुनते ही होगा, कभी तो अच्छा काम करे, पर माँ बाप उम्मीद रखे हैं कि कभी अच्छा काम करेगा, आए बस सामने। तो कंपनी भी उम्मीद रखी है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। कंपनी ने किसके नाम पे पैसा मांगा था, किसके नाम पे मांगा था पैसा, इंस्टॉलमेंट नाम पे। और जैसे ही पैसा रिसीव कर लिया तो इंस्टॉलमेंट हो गया खत्म। इंस्टॉलमेंट खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। ये एक्चुअल में इंटरप्रिटेशन है इश्यू ऑफ शेयर का। पता नहीं कैसे लोग रट के जाते हैं, अब मुझे नहीं लगता तुमको रटना पड़ेगा। कौन रट रहा है, वो भी रट रही है, शिवांगी समझा हुआ तुम लोग का भाई, पीछे सही है तो, प्रीति ठीक है। अच्छा, लाइव स्टूडेंट तुम लोग बता दो, क्लियर है तो, लाइव वाले स्टूडेंट। ओके ओके ओके, हाँ सर क्लियर है, क्लियर, ठीक है ठीक है।
ओके, अब ये जो शेयर्स होते हैं, खाली सुन लो सुन लो सुन, ये जो शेयर्स होते हैं ना, ये टोटल 7 प्रकार के होते हैं। 7 टाइप्स के शेयर होते हैं। ठीक है, पहले आज बस का नाम इसका समझ लो, नाम समझ लो इसका नाम। पहला जो शेयर होता है ना, इसको बोलते हैं ऑथराइज शेयर। पहला शेयर का नाम क्या होता है? ऑथराइज शेयर। उसके बाद होता है इशूड शेयर। क्या होता है? इशूड शेयर। थर्ड होता है सब्सक्राइब्ड शेयर। थर्ड क्या होता है? सब्सक्राइब्ड शेयर। फिर एक होता है आपका कॉल्ड अप शेयर। अरे यार, कंपनी डिमांड कर रही है, कॉल्ड अप या डिमांड शेयर। तो कंपनी यार डिमांड कर रही थी, कॉल्ड अप या डिमांड शेयर, ये हो गया कॉल्ड अप शेयर। जब कंपनी कॉल्ड करेगी, मतलब डिमांड करेगी, तो पैसा तो आएगा, उसको बोलेंगे पेड अप शेयर। क्या बोलेंगे? पेड अप शेयर। फिर बताओ, दो ऐसे और है। ना ना, फॉर फ्यूचर नहीं, ना फॉर फ्यूचर नहीं आएगा, दो और है। पहले 5 नाम समझो। पहले 5 कौन सा शेयर है? ऑथराइज शेयर। दूसरा कौन सा है? इश्यूड शेयर। तीसरा कौन सा है? सब्सक्राइब शेयर। फिर क्या होता है? कॉल्ड अप। फिर क्या बोलते हैं? पेड अप। अच्छा, फिर बोलते हैं नेक्स्ट, बताओ। हाँ, कॉल सी ईयर। अनपेड अप शेयर। देखो, देखो यहाँ पे अनकॉल्ड, एक होता है रिजर्व। अब अनकॉल्ड रिजर्व क्या होता है, ध्यान सुनो। यहाँ पे क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड। अनकॉल्ड कैपिटल, ऐसा कैपिटल जो कंपनी ने अभी तक कॉल्ड नहीं किया, मतलब जिसका डिमांड नहीं किया, अनकॉल्ड कैपिटल। और एक होता है रिजर्व कैपिटल, एक होता है रिजर्व कैपिटल। बस आज ये नाम याद कर लो, फिर क्लास एंड करेंगे। नाम पहले बताओ, पहला कैपिटल नाम क्या है? ऑथराइज शेयर, इशूड शेयर, एक होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फिर होता है कॉल्ड अप, फिर होता है पेड अप, एक होता है अनकॉल्ड अप, और एक होता है रिजर्व। ठीक है, अच्छा, ऑथराइज का मतलब एक कंपनी को कितना अलाउ किया गया है शेयर अलॉट करने के लिए। जैसे एक कंपनी होती है ना, वो अपने, आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा है कभी? एमओए पढ़ा है, मेमोरेंडम? अच्छा, नहीं पढ़ा, समझा रहा हूँ। जो कंपनी का एमओए होता है ना, उसमें 7 क्लॉज होते हैं। जो मेमोरेंडम होता है उसमें कितने क्लॉज होते हैं? 7 क्लॉज होते हैं। तो 7 क्लॉज में वन ऑफ द क्लॉज इज कैपिटल क्लॉज। वन ऑफ द क्लॉज क्या होता है? कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में आपको लिखना पड़ता है कि मेरी कंपनी एंटायर लाइफ में कितना शेयर इशू कर सकता है। दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम शेयर कैपिटल। तो एक कंपनी बोल रही है कि भाई हम 1 करोड़ का कैपिटल इशू कर सकते हैं मैक्सिमम। ये मैक्सिमम है। अगर आपने अपने मेमोरेंडम में लिखा है कि हम 1 करोड़ का कैपिटल इशू कर सकते हैं, तो आप 1 करोड़ से ज्यादा नहीं कर पाओगे। आपको मैक्सिमम कितना करना पड़ेगा? 1 CR। आप उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे, आप उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। ये मैक्सिमम है, पर कंपनी उतना करती नहीं है। अब आप बोलोगे सर फ्यूचर में क्या कंपनी इसको बढ़ा सकती है? हाँ, बढ़ा सकती है, अल्ट्रेशन बोलते हैं इसको। फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा? आपको मीटिंग बुलाना पड़ेगा, शेयर होल्डर से परमिशन लेना पड़ेगा, इसको बोलते हैं ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। आपको मीटिंग करना पड़ेगा, शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल सिंपल से एक एसआर होता है, स्पेशल रेजुलेशन, वो आपको एसआर पास करना है और ये बढ़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एट ए टाइम आपको मेमोरेंडम ये दिखाना पड़ेगा। तो एथोराइज का मतलब होता है कि मैक्सिमम शेयर कैपिटल अ कंपनी कैन इशू इन हिज एंटायर लाइफ। पूरे जीवन भर में कंपनी कितना शेयर इशू कर सकती है। लेकिन कंपनी अगर 1 CR है, क्या जोरी है कंपनी 1 CR इशू करेगी? मान लो कंपनी ने 1 CR में से इशू किया 50 लाख शेयर। कितना इशू किया? 50 लाख। अब 50 लाख शेयर इशू किया है, और पब्लिक ने बोला भैया नहीं, हम 50 का 90% कितना होता है? 45। तो कंपनी बोलती है हम 90% सब्सक्राइब करेंगे, 10% सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो मान लो कंपनी ने सब्सक्राइब कितना किया? 45 लाख। अब कंपनी बोलती है कि हम एक बार में पैसा तो मांगेंगे नहीं, हम थोड़ा थोड़ा करके पैसा मांगेंगे। तो कंपनी ने डिमांड किया, पहला डिमांड किया मान लेते हैं 20 लाख रुपए का। तो जो पहला डिमांड किया,
कंपनी को मिलेगा 45 लाख, पर 45 लाख क्या एक बार मिलेगा या थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा? थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा इंस्टॉलमेंट में। तो मान लो कंपनी ने डिमांड किया 20 लाख का, तो जो कंपनी ने डिमांड किया 20 लाख का उसको बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। अब 20 लाख का डिमांड किया, क्या सब लोग पेमेंट कर देगा? कुछ तो होंगे जो पेमेंट नहीं करेंगे। तो जो पेमेंट कर दिए उसको अपने बोलेंगे पेड अप कैपिटल। मान लो 15 लाख का पेमेंट हो गया, 15 लाख का पेमेंट हो गया, तो कंपनी ने डिमांड किया 20 का, पर पैसा आया कितना? 15 लाख का। अच्छा आप बताओ ना, 45 में से, सुनो ना, 45 में से 20 का डिमांड हो चुका है, कितना डिमांड करना बाकी है? कितना? 25। तो जो कंपनी डिमांड नहीं किया उसको बोलेंगे अनकॉल्ड कैपिटल। जो कंपनी डिमांड नहीं किया उसको क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड कैपिटल। अब पता है अनकॉल्ड कैपिटल में से कंपनी बोलती है कि 5 लाख रुपया ये हम रखेंगे रिजर्व। 5 लाख रुपया क्या रखेंगे? रिजर्व। ये कब मांगेंगे? ये कब कॉल्ड करेंगे या डिमांड करेंगे? जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, जिस दिन कंपनी डेथ होगी, जिस दिन कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, कंपनी को खत्म किया जाएगा, उस दिन हम ये 5 लाख रुपया का डिमांड करेंगे। ये कंपनी का रिजर्व कैपिटल है, तो इसको अपने बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल का जो डिमांड होता है वो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप होता है। तो कितने कैपिटल बताओ, कितने लेयर है सर? थ्योरी मा चुकता है शेयर होल्डर से, जो शेयर होल्डर है कंपनी के, ठीक है? तो कितने हैं? ऑथराइज। ऑथराइज का मतलब कंपनी अपने एंटायर लाइफ में कितना शेयर इशू कर सकता है, ये मैक्सिमम है, ठीक है? अब 1 करोड़ में से कंपनी ने कितना इशू किया? 50 लाख। तो जो 50 लाख इशू किया उसको क्या बोलेंगे? इशूड। चोरी है क्या? जितना इशू करेगा सब बिक जाएगा। मान लो 90% बिका, तो 50 लाख का 90% कितना होता? 45 लाख। तो जो 45 लाख लोगों ने खरीद लिया, अच्छा खरीदने को बोलते हैं सब्सक्राइब करना, तो जो लोगों ने खरीद लिया उसको अपने क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है? 45 लाख में से कंपनी बोलती है अभी मेरे को 45 लाख नहीं चाहिए, अभी बस कितना चाहिए? 20 चाहिए। तो कंपनी ने 45 में से 20 का डिमांड किया, उस 20 को क्या बोलेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल। अच्छा 20 में से लोगों ने पे कितना किया? 15 पे किया। 5 लाख लोगों ने पे ही नहीं किया, तो जो 15 पे किया उसको क्या बोलेंगे? पेड अप कैपिटल। 45 में से 20 का डिमांड किया, कितना डिमांड नहीं किया? 25, तो वो 25 क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड कैपिटल। अब कंपनी क्या बोल रही है? 25 मेरा क्या अनकॉल्ड है, मतलब हम डिमांड अभी तक नहीं किए, उसमें से 5 हम लोग रिजर्व कर लेते हैं। ये पैसा कब मांगेंगे? जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा। तो अब ये जो 5 है इसको अपने क्या बोलेंगे? रिजर्व कैपिटल। अब ये रिजर्व कैपिटल याद रखो, रिजर्व कैपिटल का डिमांड तभी कर पाओगे जब कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है। अदरवाइज जो 5 लाख रुपए मांगे, अगर कंपनी वाइंडिंग अप में नहीं गया, ये 5 लाख रुपए रिजर्व है, तुम मांग ही नहीं सकते। अब कंपनी का जब वाइंडिंग अप होगा तो कंपनी बोली चलो भैया 5 लाख रुपया दो। क्यों? क्योंकि वाइंडिंग अप में याद रखना, वाइंडिंग अप में कंपनी का पैसे कमी, कोई कंपनी वाइंडिंग अप क्यों हो रही है? ऑब्वियसली उसके एसेट कम हो गए और लायबिलिटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो कंपनी बोल रही है अपने मेंबर को कि भैया ओनर लोग सुनो, 5 लाख रुपया अपने पास रखो, जिस दिन लायबिलिटी बढ़ गया तो आप लोगों से ये पैसा लेंगे और लायबिलिटी खत्म करेंगे। आया बस हमने? तो ये 5 लाख रुपया रिजर्व है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। अब उस समय उसमें ये ना मतलब देना ही पड़ेगा। हाँ ये तो तुमको देना ही पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा तो फिर तुम्हारे पर केस वेस हो जाएगा, फिर तुमको इंस्टॉलमेंट करना पड़ जाएगा। तो ये देना ही पड़ जाएगा, बहुत दिक्कत, नहीं दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि होता है ना कॉन्ट्रैक्ट, नहीं जो लोग शेयर होल्डर है, हाँ पब्लिक मतलब एक्चुअली में ये जो शेयर अलॉट किया जाता है ना, पब्लिक को अलॉट किया जाता है। जैसे हम और आप ही तो परचेज करते हैं, तो जो जब हम और आप परचेज करते हैं ना तो कंपनी बोलते हैं मेंबर है। अच्छा मेंबर और शेयर होल्डर अलग नहीं होता, एक ही होता है। या तो तुमको मैं शेयर होल्डर बोल लूँ या तुम्हारा दूसरा नाम क्या हो गया? मेंबर ऑफ द कंपनी। समझ आया? ये जो भी डिमांड होता है मेंबर्स होता है। अच्छा इस चैप्टर का बैकग्राउंड समझ आया तुमको? ठीक है, बस इसमें 2 चीज याद रखना। पहला, इंस्टॉलमेंट मनी का डिमांड नहीं होता है, वो एक होता है ना ऑटोमेटिक प्रोसेस है। हाँ जस्ट लाइक डाउन पेमेंट। डिमांड होता है सेकंड से। जब आप डिमांड करोगे उसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इंस्टॉलमेंट पे करो कैपिटल बढ़ जाएगा, इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो डेबिट, कैपिटल बढ़ जाएगा तो क्रेडिट। जब आपने डिमांड किया तो पैसा तो आएगा, तो जब पैसा आएगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट,
बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ लोग पैसा नहीं दिए, उनको क्या माना जाएगा, रिसीवेबल, तो रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और किसके नाम पे पैसा मांगा था, इंस्टॉलमेंट नाम मांगा था, टू इंस्टॉलमेंट अकाउंट। समझ में आया? चलो कल हम लोग मिलते हैं, कल 5 PM मिलते हैं, ठीक है।